Hello, talented friends, political science scholars. Welcome in Only GRF. I am PS Yadvanshi. Let's start today's topic, हीगल. So, देखते हैं कि हीगल के थॉट्स किस टाइप के हैं. मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम किसी थिंकर के बेसिक आइडिया, कोर आइडिया को समझ लेते हैं तो उस थिंकर के बारे में हमारा आधी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है. तो हीगल किस टाइप के थिंकर हैं? हीगल एक आइडियलिस्टिक थिंकर हैं. और आइडियलिस्टिक कौन होते हैं? आइडियलिस्टिक वो थिंकर्स होते हैं जो व्हाट शुड बी के ऊपर फोकस करते हैं. यानी जो है उसके ऊपर वो बात ना करके एक आइडियल सिचुएशन. तो जो आइडियल बात करेगा तो वो कुछ भी कर सकता है. जैसे अभी आपको कहें कि आपको केवल रियल बात करनी है, रियलिस्टिक, तो आप ऐसी बात करोगे जो फिजिबल है, जो हो सकती है, संभव है. लेकिन अगर आपको आइडियल बात करने को कह दिया जाए तो आप कोई भी अपना फ्रेजेस देकर और कोई भी बात कह सकते हो. इसी के ऊपर पूरा हीगल टिका हुआ है. जैसे कि मैं कहूँ कि आपको नेट जेआरएफ केवल 15 डेज की प्रिपरेशन से कोई नेट जेआरएफ निकाल सकता है और 24 आवर्स में वो 20 आवर्स पढ़े और एक यूनिट को 3 दिन में कंप्लीट करे. और फिर मैं कह दूं कि जो फर्स्ट यूनिट को वो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ेगा तो इसका नाम फ्रेज ये होगा. तो ऐसे आइडियलिस्टिक थिंकर्स अपनी जो थ्योरी बनाते हैं और फिर उन थ्योरीज के ऊपर डिफरेंट नेम्स दे देते हैं और कहते हैं कि ऐसी चीज़ फॉलो होगी तो वो इस टाइप से टेंजिबल बनेगी. तो बिकॉज उनकी थ्योरी में कुछ कहीं ना कुछ दम भी होता है, इसीलिए तो हम उनसे पढ़ते हैं और इसीलिए वो हमारे सिलेबस में ऐड होती है. वरना थिंकर्स की लाइन लगी हुई है. हर थिंकर ये चाहता है कि वो भी इस सिलेबस में या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में इंक्लूड हो, पर सब नहीं हो पाते हैं. जिनके विचारों में दम होता है, जिनको दुनिया मानती है, वही होते हैं. तो हीगल ने ऐसा क्या कह दिया कि वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में है और यूजीसी नेट के सिलेबस में है. तो हीगल एक फिलोसोफर थे बेसिकली. और जो फिलोसोफर होता है वो अपनी बुक्स में भी हर नाम, खासकर इन्होंने तो अपनी बुक से पहले फिलोसोफी शब्द ऐड कर दिया. तो इनकी बुक्स मेमोराइज करने में भी इजी हैं. इनका थॉट ये था कि ये स्टेट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे और इटली का फिर से यूनिफिकेशन करना चाहते थे, जैसा कि हर थिंकर चाहता है. मैकियावेली भी यही चाहते थे, कन्फ्यूशियस भी यही चाहते थे मोस्टली. या तो जो थिंकर्स होते हैं वो स्टेट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, होप्स भी यही चाहते थे. या फिर दूसरे टाइप के हैं हमारे मार्क्स, ग्रामशी, लेनिन, माओ, फ्रांस फैनन. ये रिवॉल्यूशन करना चाहते थे. ये चाहते हैं कि स्टेट को के अंदर जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाए, और चेंज भी इवोल्यूशन से नहीं, ओवरनाइट हो. तो रिवॉल्यूशन इवोल्यूशन में ये डिफरेंस है. इवोल्यूशन होता है धीमे धीमे और रिवॉल्यूशन होता है ओवरनाइट. तो जो कुछ थिंकर्स चाहते हैं कि स्टेट में रिवॉल्यूशन हो जाए और कुछ चाहते हैं कि रिवॉल्यूशन ना हो और स्टेट यूनिफाइड बना रहे. और कैसे रिवॉल्यूशन ना हो उसके ऊपर बात करते हैं. जैसे एरिस्टोटल भी चाहते हैं कि रिवॉल्यूशन ना हो. तो ये जो हमारे हैं हीगल चाहते हैं कि रिवॉल्यूशन ना हो, क्योंकि ये किसके सपोर्टर हैं? ये सपोर्टर हैं मोनार्की के, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के. तो नहीं चाहेंगे. अब जो स्टेट को स्ट्रॉन्ग करना चाहेगा तो ऑब्वियस बात है कि आप अंदर से ही आप डिराइव करें थॉट्स को कि वो स्टेट को सुप्रीम बोलेगा, स्टेट की जो ऑर्डर होगा उसको डिसओबे करने का किसी को बात नहीं कहेगा. और फिर स्टेट को अगर आप सुप्रीम बनाओगे तो आपको उसमें कुछ डिवाइन पावर्स देनी होगी, तभी
पब्लिक उसको अपने से सुप्रीम मानेगी। जैसे हम आज गॉड को देते हैं, गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट। अगर इंसानों जैसा ही गॉड को रूप दे दिया तो लोग गॉड से ना तो इतनी एक्सपेक्टेशंस रख पाएंगे और ना इतना उसके प्रति फेथ पैदा होगा। तो फेथ वहाँ पैदा होता है जहाँ जो सुप्रीम होता है, अनकंडीशनल, उनमें आप बिलीव करते हैं। तो उस बिलीव को डेवलप करने के लिए इन्होंने स्टेट की थ्योरी को इतना आगे बढ़ा दिया, और वही फिर स्टेट की थ्योरी आगे चलकर फासिज्म का में ट्रांसफॉर्म हो गई। हिटलर, मुसोलिनी, इन्होंने उसका यूटिलाइज किया। तो इस तरीके से थिंकर्स को पढ़ने की खूबसूरती ये है, थ्योरी को पढ़ने की जो ब्यूटी यही है कि हर चीज़ लिंक होती है। अगर आपने इसके अंदर लिंक ढूंढना शुरू कर दिया, वो धागा अगर आपने पकड़ लिया, तो आप एक से एक चीज़ें निकालते जाएंगे। देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। तो आप देखो GWF हीगल, तो इनका सबसे टॉप में है आइडिया इज इसेंस। तो जो आइडियल होगा तो वो आइडिया की ही बात करेगा। तो इनके लिए आइडिया ही कोर है, आइडिया ही इसेंस है, वही सार है। मैटर को ये कुछ नहीं मानते, ये कहते हैं मैटर तो आइडिया से निकलता है। तो मेन जो है वो आइडिया है। मैटर तो बहुत बन जाते हैं अगर आइडिया आप में होगा तो। फादर ऑफ आइडियलिज्म क्यों थे ये? क्योंकि ये जर्मनी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने कहा कि जो अनिवार्य कंपल्सरी आर्मी में रिक्रूटमेंट्स होना चाहिए, पब्लिक का टैक्स पे करना चाहिए और कई चीज़ें कहते हैं, क्योंकि वो ये जर्मनी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। इनका ये कहना है कि होल वर्ल्ड इज एक्चुअलाइजेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी इन्होंने एक थॉट दिया है कि एक जो कॉन्शियसनेस है पूरे इस यूनिवर्स में, और वो ही सबसे टॉप में है। लेकिन वो कॉन्शियसनेस अपने आप को कॉन्क्रीट बनाना चाहती है, एक्चुअलाइज करना चाहती है। उस कॉन्शियसनेस के एक्चुअलाइज होने के प्रोसेस में जो वर्ल्ड है उसकी जो भी हम ऑब्जेक्ट्स हैं वो बन जाते हैं। जैसे ट्रीज, पर्वत, पहाड़, ह्यूमन बीइंग, स्टेट, ये सब उस एक्चुअलाइजेशन की प्रोसेस में बिल्टअप होते जाते हैं। और इनका एक ऑर्डर है, ऐसे नहीं कोई भी हो गया। पहले जो मैटर है वो है, यानी जैसे पत्थर वगैरह, फिर जिनमें हल्का सा कॉन्शियसनेस है, ट्रीज टाइप, देन फिर और फर्दर एनिमल्स, फिर फर्दर ह्यूमन बीइंग, देन फिर स्टेट। तो स्टेट इनके अकॉर्डिंग एक्चुअलाइजेशन का सुप्रीम पोजीशन है, और जो कॉन्शियसनेस है वो एक्चुअलाइज होना चाहती है। इसको ऐसे समझे कि जैसे आप नेट JRF करना चाहते हैं, ये आपके माइंड में कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस ही है, वरना आप ना चाहें तो ना भी चाहें, लेकिन ये कॉन्शियसनेस आपके भीतर है। अब ये क्या एक्चुअलाइज होगी? जैसे कि हीगल का जो है, जो वेल्जिस्ट है और जो कॉन्शियसनेस है वो एक्चुअलाइज होती है वर्ल्ड में, ऐसे ही आपकी जो JRF क्रैक करने की, नेट क्रैक करने की जो कॉन्शियसनेस है, ये भी एक्चुअलाइज होगी। कैसे होगी? आप इसके लिए फॉर्म फिल करेंगे, तो आपने एक्टिविटी की इस धरती पर, फिर आप बुक्स लेकर आएंगे, तो आपके होम पर, रूम में बुक्स आ गई। फिर आप इसके लिए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो किसी गाइडेंस की तलाश में, सर्च में जाएंगे, तो फिर हम जैसे आपको मिलेंगे, उसके लिए भी फिर आप काम करोगे। देन फिर हम आपको कहेंगे ये नोट्स बनाओ, तो आप कॉपी, पेन, A4 साइज पेपर, कॉपी में आपके नोट्स फॉर्म लेंगे, तो वो नोट्स बनेंगे। तो चीज़ें उस आइडिया ने, उस कॉन्शियसनेस ने आपकी डिफरेंट टाइप की चीज़ें एक्चुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया। फिर आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो मूव करते हैं, एग्ज़ाम हॉल तक जाते हैं जिस भी सिटी में होगा, फिर वहाँ पर काम करेंगे, फिर रिजल्ट होगा,
तो समझे कि जो रिजल्ट जिस दिन आ जाए, अगर आप क्रैक हो जाओगे, तो वो कॉन्शियसनेस की आपकी अंतिम अवस्था होगी। तो ऐसा ये विचार देते हैं हीगल, और ये ऐसा विचार इसलिए देते हैं ताकि पब्लिक स्टेट की ओबे करे, रिवोल्यूशन का ना सोचे, और जो भी वहाँ पर रूलर है वो जर्मनी को पावरफुल बना सके। जो भी थिंकर होता है इसी टाइप के, किसी न किसी मकसद से, किसी न किसी उद्देश्य से, अपना टारगेट से थॉट्स देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इन स्टेट ह्यूमन इज ह्यूमन, यानी स्टेट में, प्रेजेंट स्टेट में, जो हमारे स्टेट में तो हम देखते हैं कि पीपल्स में डाइवर्सिटी है, और हम उनको इस चीज़ से तोलते हैं, इस चीज़ से आंकते हैं, उन्हें जज करते हैं कि उसका रिलीजन क्या है, जेंडर क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, वो किस एरिया से बिलोंग करता है। इस बिहाफ पे हम, आपके भी इलाके में होता है, इस इलाके के लोग बैकवर्ड, इधर के फॉरवर्ड, इस कास्ट के लोग बैकवर्ड, इधर के फॉरवर्ड। ये चीज़ें हर जगह होती हैं, लेकिन हीगल के स्टेट में ह्यूमन बीइंग विल बी जज एज ह्यूमन। क्लियर है, कुछ भी नहीं है इसमें। स्लेव्स कैन लेफ्ट स्लेवरी बाय हार्ड वर्क एंड फियरलेसनेस। इन्होंने स्लेवरी के बारे में कहा है कि स्लेव अगर हार्ड वर्क करना स्टार्ट करते हैं, और 3 चीज़ें बताएंगे आगे, एक अलग से है स्लाइड, उसमें बताएंगे। और स्लेव अगर फियरलेस हो जाए तो वो ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रह सकता है और अपनी स्लेवरी को लेफ्ट आउट कर सकता है। तो जो इन्होंने ये बात कह दी, यहाँ से मार्क्स को एक थ्योरी मिलती है, क्योंकि आपने एक तो बात ये कह दी कि स्लेव नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन सकता है, तो जब सब लोग एक जैसे हो जाएंगे तो क्लास लेस सोसाइटी हो जाएगी, जो कि मार्क्स में यही चाहते हैं, क्लास लेस सोसाइटी। प्लस इन्होंने कहा कि अगर ये फियरलेस हो जाए और हार्ड वर्क करना स्टार्ट करते तो ये ह्यूमन बन सकता है। यानी जो इनका एक्सप्लॉयटेशंस हो रहा है, अगर इनमें कॉन्शियसनेस आ जाती है हार्ड वर्क की और फियरलेसनेस की, तो ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। तो ऐसा ही मार्क्स ने कहा कि अगर जो वर्किंग क्लास है, प्रोलेटेरिएट क्लास है, उसमें रिवोल्यूशन की कॉन्शियसनेस आ जाए कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वो भी अपने इस एक्सप्लॉयटेशन से फ्री हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसी ही बात इन्होंने कही है, तो यहीं से मार्क्स इनसे इंस्पायर होते हैं। एक इंस्पायर होते हैं इनके डायलेक्टिक मेथड से। तो क्लियर है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका स्लेवरी को लेकर। क्रिटिसाइज्ड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये मोनार्की के फेवर में है, तो ऑब्वियस है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट ही होंगे, कोई डबल ओपिनियन है ही नहीं इसमें। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या रहता है कि पीपल्स को राइट्स की बात करती है, ये मिलने चाहिए, ये राइट्स होनी चाहिए। आपने भी देखा वो 3 राइट्स होते हैं, तो जबकि इनका ये कहना है कि ओनली राइट्स वगैरह की कुछ नहीं होता। आप स्टेट में रह रहे हैं तो आपको ओबे अगर आप करते हैं कंडक्ट्स का, रूल्स का, तो वही आपका फ्रीडम है। तो इन बेसिस पे ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के ये सपोर्टर हैं, तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होंगे। ध्यान रहे कहीं ऐसा ना हो कि आप डेमोक्रेसी के इसको फेवर में कर दें। लिबरलिज्म के भी अगेंस्ट में हैं और इंडिविजुअलिज्म के भी अगेंस्ट में हैं, क्योंकि अगर ये लिबरलिज्म को सपोर्ट करे तो फिर ह्यूमन बीइंग को राइट्स देने पड़ेंगे, ह्यूमन की डिग्निटी में, उसकी रेशनलिटी पे बिलीव करना पड़ेगा, और आपको राइट टू वोट और कई चीज़ें करनी पड़ेगी, जो कि जिस हिसाब से ये स्टेट को पावरफुल बनाना चाहते थे, तो वहाँ पर ऑर्गेनिक स्टेट में ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए ये इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं करते, ये तो पर्सनैलिटी कल्ट की बात करते हैं। इंडिविजुअल को सेक्रीफाइस हो जाना चाहिए, इसीलिए इनके ऊपर एक स्टेटमेंट भी बोला है एक थिंकर ने, कि हीगल ने बहुत से लोगों को
का एक मर्डर वगैरह करवा दिया अपने थॉट्स से। ये नेशनलिज्म के सपोर्टर हैं, राइट है, क्योंकि नेशन को सपोर्ट करते हैं। फासिज्म को भी इनसे डिराइव हुआ है फासिज्म, और ये नेशन स्टेट भी इनसे बना है। तो इस तरीके से ये सारे थॉट्स डेवलप हुए हैं। फ्रीडम इज पॉजिटिव फ्रीडम। इन हीगल्स व्यू फ्रीडम इज ओनली पॉजिटिव। नेगेटिव फ्रीडम को ये हीगल फ्रीडम नहीं मानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट ऑडियो में। हेलो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू हीगल freedom is positive freedom and follow rules of conduct is freedom। means conduct के rules को follow करना, laws को follow करना ही freedom है। restriction free जो life होती है वो इनके अकॉर्डिंग freedom नहीं है। like in the period of corona lockdown, अगर आप गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं कि बाहर ना निकलें या इसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में निकलें, तो ये फ्रीडम है और ये पॉजिटिव फ्रीडम है क्योंकि आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। प्लस एक इन्होंने इसी के रिलेटेड एक फिलोसॉफिकल थॉट और दिया है कि आपकी जो कॉन्शियसनेस में कुछ कांस्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपकी कॉन्शियसनेस डिसाइड करती है, और अगर आप उसको फॉलो करते हैं वही प्रिंसिपल्स और गोल्स डिसाइड करती है। तो ऐसा हीगल ने कहा है। तो इसको ऐसे समझे कि जैसे आप ने कुछ गोल डिसाइड किया कि मुझे नाइट में 3 AM तक पढ़ना है या मॉर्निंग में 4 AM तक से वेकअप होकर फिर स्टडी करनी है, और उसके बाद इन एरियाज़ की स्टडी करनी है और नोट्स बनाने हैं या जो भी है। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं अपनी कॉन्शियसनेस में, जो आपने जो गोल सेट किए हैं, प्रिंसिपल सेट किए हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करते हैं तो वो है इनके अनुसार फ्रीडम। बाकी को ये फ्रीडम की इनकी एग्जाम्पल अलग है। आपने देखा होगा कि फ्रीडम को लेकर हर थिंकर अलग कहता है। हन्ना अरेंट की नज़रों में फ्रीडम अलग है, रोल्स की नज़रों में फ्रीडम अलग है, और हमारे जो हीगल हैं, मिस्टर हीगल, इनकी थॉट्स में फ्रीडम का ये डेफिनेशन है। मिल की नज़रों में फ्रीडम अलग है। हिटलर, मुसोलिनी जो फासिस्ट होते हैं, उनकी नज़रों में फ्रीडम हीगल वाला ही फ्रीडम है, ये फॉलो करना फ्रीडम है। और जो लिबरलिस्ट होते हैं उनकी नज़रों में ये है कि जो ह्यूमन का जो इंडिविजुअल लाइफ है, जो चाहे वो करे वो फ्रीडम है। हल्का सा रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं बस। तो फ्रीडम को लेकर थॉट्स डिफरेंट हैं। थ्योरी वाले पार्ट में हम इसको वर्टिकली देखेंगे, इस ऑर्डर को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टडी करेंगे फ्रीडम की, जस्टिस की, इक्वलिटी की, सबकी। तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि थिंग्स इन चेंज प्रोसेस। ईच ऑब्जेक्ट थिंग्स इन चेंज प्रोसेस मीन्स ईच ऑब्जेक्ट, जो भी इस वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट नहीं है। चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस वाला जो लॉ है वो वर्क कर रहा है, और हर ऑब्जेक्ट में एक अपना एंटी एलिमेंट है। ये देखेंगे हम जब हम आपको डायलेक्टिकल मेथड बताएंगे। इसी प्रोसेस से हिस्ट्री बन रही है। जैसे पहले अलग ईरा था, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन थी, फिर इंडस्ट्रियल आया, फिर अलग आया, ऐसे ही अलग अलग। सेम मार्क्स ने भी बताया है कि हिस्टोरिकल जो मेटेरियलिज्म थोड़ा दिया उसमें, तो कुछ कुछ बस थोड़ा सा हल्का अंतर होता है फिलोसॉफी का, बाकी चीज़ें एक होती हैं। तो इन्होंने बताया कि वर्ल्ड की हर चीज़ चेंज हो रही है। सो दिस चेंज इज नॉट
स्टेट इट्स डायलेक्टिकल, यानी जो डेवलपमेंट हो रहा है ये स्टेट नहीं होता है, ये टेढ़ा मेढ़ा होता है, ये थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के वे में होता है। तो आप इसे मेमोराइज करें कि स्टेट नहीं होता डेवलपमेंट इनका। इन्होंने एक थ्योरी दी एक्सटर्नल स्टेट की। व्हाट इज एक्सटर्नल स्टेट? एक्सटर्नल स्टेट मीन्स कि जो सिविल सोसाइटी है उसमें आप देखेंगे आगे कि इंटरेस्ट बेस्ड वर्क होते हैं सारे, सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड। तो उस प्रोसेस में जैसे रूल्स का फॉलो होना या जो भी बिजनेस का अरेंजमेंट्स है, लॉ एंड ऑर्डर का अरेंजमेंट है, आपकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है, वो किया जाता है स्टेट के द्वारा। तो उसको ये कहते हैं कि ये वर्क तो एक्सटर्नल स्टेट का है, दिस इज़ नॉट स्टेट। स्टेट में इनकी नीड ही नहीं होगी क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग वाज रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज वो सब लोग फ्रीडम को फॉलो कर रहे होंगे। फ्रीडम क्या है? रूल्स को फॉलो करना। तो जो कह रहे हैं कि इनका कहना है कि ये वाला स्टेट नहीं है, ये तो एक्सटर्नल स्टेट है। और इसी जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ को जो कौन करता है, इसको कौन करता है? इनको सिविल सोसाइटी करती है इस काम को, इन कामों को। और इन्हीं को आपने नहीं, हॉब्स और लॉक ने इसी को स्टेट कह दिया। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद स्टेट बनाते हैं वो यही लॉ एंड ऑर्डर का फॉलो करता है, आपकी जान की और संपत्ति की रक्षा करता है, प्रोटेक्शन देता है। तो इन्होंने कहा कि ये स्टेट नहीं है, ये तो एक्सटर्नल स्टेट है। इनके स्टेट की डेफिनेशन अलग है। निगेशन ऑफ निगेशन, यानी हर चीज़ में कॉन्ट्रडिक्शन है तो हर चीज़ का एंटी एलिमेंट है, तो निगेशन ऑफ निगेशन आगे देखेंगे। थ्योरी ऑफ आइसोलेशन, इन्होंने आइसोलेशन या एलिनेशन, एग्जैक्ट वर्ड है एलिनेशन, तो थ्योरी ऑफ एलिनेशन इन्होंने दी है, सेम मार्क्स की तरह अलगाव का, पर इन्होंने थोड़ा अलग दिया है कि एलिनेशन जो होता है उसी से डेवलपमेंट होता है। हर चीज़ में डेवलपमेंट इन्होंने बताया, और डेवलपमेंट होगा तो मीन्स चेंज होगा। डेवलपमेंट में कोई चीज़ कांस्टेंट तो रह नहीं सकती, और अगर डेवलपमेंट होगा तो वो डेवलपमेंट ये हो सकता है कि वो अपवार्ड है या डाउनवार्ड है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इनके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, अपवार्ड है। सो इस तरीके से इन्होंने बताया है कि थ्योरी ऑफ आइसोलेशन, तो आइसोलेशन थ्योरी में, एलिनेशन थ्योरी में क्या होता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है या कोई भी थिंग्स है वो आइसोलेट होती है हर चीज़ से कुछ टाइम के बाद, क्योंकि उसमें एंटीथीसिस डेवलप हो जाता है, और आइसोलेट होने के बाद उस वजह से उसमें डेवलपमेंट होता है। इन्होंने क्या एग्जांपल दिया? इन्होंने दिया कि जैसे कि एक ह्यूमन जो बेबी है वो इस धरती पे आता है, सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स को लेकर अटैच्ड होता है, उन्हीं के इर्द गिर्द रहना चाहता है, उनके अलावा उसे और कोई अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है, तो पेरेंट्स की बजाय को उसे वो अच्छा लगने लगता है, और पेरेंट्स से थोड़ा सा डिटैचमेंट आना शुरू होता है। वो जो है शिद्दत नहीं रह पाती पेरेंट्स को लेकर, वो शिद्दत ट्रांसफ़र हो जाती है किसी और को लेकर। तो ये एलिनेशन हो गया, आप कट गए अपने पेरेंट्स से। अब आप इधर आपकी जो है फेथ है वो ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन अब ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी 15-20 साल चलेगी। तो जब आप 40-45 के आसपास हो जाएंगे तो आपको फिर यहाँ से थोड़ा डिटैचमेंट होगा और आप अपने वर्क को लेकर ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाएंगे। अब आपका वहाँ से भी डिटैचमेंट शुरू हो गया। अब वहाँ से डिटैचमेंट शुरू होने से आप में डेवलपमेंट हुआ, आप वर्क की तरफ आए। अब सपोज करो एक 25 साल का लड़का है, वो भी अपनी मदर को उसी शिद्दत से, उसी के आगे पीछे रहता है पेरेंट्स को लेकर जितना कि वो 3 साल का था। तो ये तो डेवलपमेंट नहीं हुआ, हम क्या कहेंगे, वो मंदबुद्धि रह गया, राइट। अभी भी उसके मदर की नीड है। तो डेवलपमेंट कब होता है? जब आप में डिटैचमेंट होता है, एलिनेशन होता है। ये ऐसा इनका मानना है, हीगल का। फिर आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे आपकी लाइफ स्टेजेस में आगे बढ़ती है और इसी प्रकार से, इसी टाइप से डेवलपमेंट होता है। और ये इनकी एलिनेशन की थ्योरी है, और ये भी डायलेक्टिकल मेथड है। तो हर चीज़ हीगल की लिंक्ड है।
क्रिएट डिफरेंस इन सिविल सोसाइटी एंड स्टेट। ये फर्स्ट थिंकर हैं जिन्होंने सिविल सोसाइटी और स्टेट में डिफरेंस क्रिएट कर दिया। कहा कि जो सिविल सोसाइटी है वो अलग है, वो तो उसका एक्सपेंशन तो है बट वो सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड है। देखेंगे इसको आगे। वार के बारे में इन्होंने कहा कि ये इन वर्च्यू को इनकलकेट करती है, एथिक्स को इंक्रीज करती है। स्टेट को लेकर इन्होंने ऑर्गेनिक थ्योरी दी है। ऑर्गेनिक थ्योरी मीन्स ह्यूमन बीइंग और स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं है। ह्यूमन बीइंग इज ए पार्ट ऑफ स्टेट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टेट, बट स्टेट के लिए ह्यूमन बीइंग का सेक्रीफाइस किया जा सकता है, ह्यूमन बीइंग के लिए स्टेट का सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता। टू बी नोटेड। ऑर्गेनिक थ्योरी में ऐसा नहीं है कि दोनों इक्वल हैं और किसी के लिए भी किसी के को सेक्रीफाइस किया जा सकता, नहीं। ह्यूमन बीइंग के लिए स्टेट का नहीं किया जा सकता, क्योंकि ह्यूमन मीन्स, जैसे इसको ऑर्गेनिक इसलिए बोलते हैं, बॉडी से रिलेटेड करते हैं। जैसे स्टेट हो गया आपका टोटल कंप्लीट बॉडी, और ह्यूमन बीइंग हो गया उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स, जैसे कोई आई हो गया, ईयर हो गया, हैंड, नेक। तो अगर जैसे आई की बात नहीं हो, एक आँख आपकी निकालनी हो, तो आप इस बॉडी को रहने के लिए आप आँख को निकालने की अनुमति दे सकते हैं। या अगर आपका हाथ काटना पड़े जान बचाने के लिए, तो आपका हाथ काटा जा सकता है और काटा जाना चाहिए। तो इनका ये कहना है कि ह्यूमन बीइंग को सेक्रीफाइस किया जा सकता है स्टेट के लिए। ऑर्गेनिक थ्योरी वालों का ही मानना होता है। और जो पीपल्स हैं उन्हीं से मिलकर स्टेट बनता है, तो स्टेट पावरफुल होता है, सुप्रीम होता है। तो ये भी ऑर्गेनिक थ्योरी के सपोर्टर हैं। लेकिन स्टेट और ह्यूमन बीइंग में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये भी इन्होंने कहा है, तो आप नोट कर लें। ये सोवरेनिटी के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। आपने देखा होगा जो अगर स्टेट को ऑर्गेनिक बताएगा और उसको उसकी जो डिसओबे को गलत बताएगा, तो उसमें सोवरेनिटी को ज़्यादा रखेगा। स्टेट इज़ अबव इंटरनेशनल लॉज मीन्स स्टेट इनके लिए इंटरनेशनल लॉज से ऊपर है। अगर स्टेट के ऊपर ये लॉज को फॉलो करवाएंगे तो स्टेट सुप्रीम कैसे हुआ? ऑब्वियस है। इसलिए स्टेट टॉप में है। इन्होंने जर्मनी को पूरी दुनिया का बेस्ट प्लेस बताया है, जर्मनी। क्योंकि जो भी थिंकर होता है, जहाँ का भी रहने वाला होता है, जिस भी ईरा का रहने वाला होता है, ईरा में होता है, उसे ही वो बेस्ट बताएगा। तो इन्होंने भी जर्मनी को बेस्ट बताया है। आपने भी देखा होगा कि जैसे एरिस्टोटल कहते हैं कि मैं जो ग्रीक स्टेट है वहाँ पैदा हुआ, पला बढ़ा, तो ये मेरा फॉर्चून था, और मैं मेल पैदा हुआ, ये भी मेरा मैन के तौर पे, तो ये भी मेरा फॉर्चून था। तो वो चूँकि उस ज़माने में वो एरिया डेवलप था और मेंस के हाथ में सारी पावर थी, तो उन्होंने ऐसे छोड़ दिया। इनके टाइम में जर्मनी ठीक ठाक था, तो इन्होंने भी यही कहा कि जर्मनी इस धरती की सबसे बेस्ट प्लेस है। और उनमें भी जैसे इन्होंने कहा कि मेरा आज के टाइम पे, जैसे अभी वॉरेन बफेट ने कहा है कि अमेरिका जो है सबसे बेस्ट प्लेस है बिजनेस के लिए, और ये जो टाइम भी सबसे बेस्ट है टेक्नोलॉजी के ईरा वाला, क्योंकि वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। उन्होंने कोई ऐसे उनकी जो कोई प्रोडक्शन नहीं करती, मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करते, वो केवल इन्वेस्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के बेनिफिट से। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं जैसे बांग्लादेश में पैदा हो जाता तो शायद मैं इतना तरक्की नहीं कर पाता, वर्ल्ड का जो इतना रिच पर्सन नहीं बन पाता। तो इस टेक्नोलॉजी वाले ईरा में पैदा होने से और यूएसए में पैदा होने से मैं ये हो पाया। तो ये बेस्ट प्लेस है। तो ऐसे ही हर थिंकर अपना अपना बेस्ट बताता है। इन्होंने भी कहा है, हेलो फ्रेंड्स, फुल मैच्योरिटी ऑफ स्पिरिट। तो इन्होंने कहा कि जो स्पिरिट है वो भी मैच्योरिटी
के लेवल्स हैं उसके, तो रिलीजन में है जो प्रोटेस्टेंट कैथोलिक रिलीजन है वो सबसे टॉप में है, जहाँ पे स्पिरिट मैच्योर होती है, यानी बेस्ट फॉर्म है। आर्ट में रोमांटिसिज्म, फिलोसॉफी में हीगल की फ़िलोसॉफी, और सिविलाइजेशन में जर्मन सिविलाइजेशन। ये वैसे ही है, मुझे भी ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है, जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी में लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, इंसानों में ये हूँ, और अलग अलग चीज़ें बताते हैं वो। तो ठीक ऐसे ही जो भी बेस्ट है, ऐसे हीगल ने कहा है कि इन चीज़ों में ये बेस्ट है। ये पॉपुलर सॉवरेनिटी के अगेंस्ट थे। ऑब्वियस है कि अगर स्टेट को डिवाइन मानेंगे तो पॉपुलर सॉवरेनिटी कैसे देंगे। इन्होंने कहा कि हिस्ट्री इज रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। अभी हमने कहा कि जैसे आपने जेआरएफ करने का सोचा, तो अब जो भी चीज़ों का निर्माण होगा, अब आपके आने वाले 3-4 महीने तक ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, बुक्स आएंगी, नोट्स आएंगे, ऑडियो सुनोगे, कुछ और करोगे, नोट्स बनाओगे, तो ऐसे ही इतिहास बनेगा। वही चीज़ें फिर कल को आपका इतिहास बन जाएंगी। जब आप 30-40 ईयर्स के होंगे, कॉलेज लेक्चर बन जाएंगे, कहेंगे कि हमने ये किया था उन दौरान, उन सालों में। तो ऐसे इतिहास बनता है। तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा है कि हिस्ट्री इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी आपके जो कॉन्शियसनेस में जो गोल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको आप एक्चुअलाइज करना चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि माइंड कैंट डेवलप हिमसेल्फ, यानी माइंड खुद से ही सेल्फ से डेवलप नहीं होता, इसको कोई ना कोई मैटर चाहिए। जैसे आपने सोच लिया कि जेआरएफ करना है, तो अब आपको करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। या आपने सोच लिया कि मुझे ताजमहल जैसा एक और बिल्डिंग बनाना है, उसके बगल में खड़ा करना है, तो सोच लिया, तब ये सोचने से मैटर, अब इसको आइडिया को कॉन्क्रीट होने के लिए आपको मैटर की नीड है। तो अकेले कॉन्शियसनेस से बात नहीं बनेगी। वही फिर इनका थोड़ा आगे चल के रेशनल इज रियल एंड रियल इज रेशनल। तो ये कहते हैं कि जो आपने फ़ोन में हाथ में जो फ़ोन लिया हुआ है, ये भी एक रेशनल है, एक थॉट है। ऑब्वियस है, क्योंकि पहले थॉट आया था तभी ना फ़ोन बना है। ऐसे फ़ोन कैसे बन गया? किसी ने के माइंड में थॉट आया हो, ये फ़ोन ऐसा हो, इस शेप का हो, इतनी इसकी वेट हो, ये इसका लेंथ हो, जो भी है। तो पहले थॉट आता है, तो ये लॉजिक हो गया। लॉजिक मीन्स थॉट। जब थॉट आया तभी ये वस्तुएं आई। तो अगर आपने जैसे रोंडा बंस की एक बुक आती द सीक्रेट सुनी हो, पढ़ी हो, तो उसमें ये क्या है कि विचार वस्तुएं हैं, यानी आइडियाज़ आर ऑब्जेक्ट्स। अगर आपके माइंड में कोई ऑब्जेक्ट आइडिया आ गया तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी सोचें, वो आपकी लाइफ में हो जाता है। अगर आपने सोचा कि मेरे पास इस टाइप का शर्ट आना चाहिए, शू आना चाहिए, वो कुछ, या ये कार, ये बाइक, जो भी है, तो अगर आप उसको सोचते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो ऐसा हो जाता है। तो मीन्स आइडिया ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो चीज़ें कंक्रीट रूप में आ जाती हैं कुछ टाइम के बाद। तो ठीक वैसा ही हीगल का आइडिया है। माइंड कैन नॉट डेवलप हिमसेल्फ। 3 एलिमेंट्स ऑफ स्पिरिट, आर्ट, रिलीजन एंड फिलोसॉफी। फ्रीडम इनके अकॉर्डिंग सेल्फ डिटर्मिनेशन है, एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन मीन्स लाइफ अकॉर्डिंग टू रेशनल कॉन्स्टेंट प्रिंसिपल्स। वही जो हमने बताया था कि सुबह 3 बजे उठना है या लेट नाइट 3 AM तक स्टडी करनी है, तो ये आपके रेशनल कॉन्स्टेंट प्रिंसिपल हो गया आपके माइंड में। उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक्ट करते हैं तो आप को फ्रीडम मिली हुई है, वरना नहीं है। इन्होंने लेजिस्लेचर जो बताई है वो बाइकैमरल बताई है, और हिस्ट्री इज लाइक ए जर्नी। हीगल के थॉट्स डिफरेंट टाइप के हैं। तो सबसे हम क्लॉकवाइज चलते हैं। टॉप में है, जैसे 12 बजे हैं, वैसे वहाँ पर क्या है, ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी कैसी है? यूनिवर्सल क्लास बताई है इन्होंने, और कहा है कि ये ट्रेनिंग और मेरिट से ये बनती है। इसको ट्रेनिंग भी दी जाती है, और ये मेरिट बेस्ड पीपल्स से बनती है ब्यूरोक्रेसी। यूनिवर्सल क्लास इन्होंने बताया। ह्यूमन बीइंग को लेकर इन्होंने कहा है कि ह्यूमन बीइंग इज इनकम्प्लीट। ह्यूमन बीइंग इज इनकम्प्लीट
क्योंकि वो अपनी फुली कॉन्शियसनेस को पाना चाहता है, तो बेसिकली वो इनकम्प्लीट है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो अनकॉन्शियस है, बिल्कुल ही पत्थर की तरह हो गया, पहाड़ की तरह हो गया। उसमें कॉन्शियसनेस है, इनकम्प्लीट है बट उसमें कॉन्शियसनेस है, लेकिन वो फुल्ली कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जो अदर जो बीइंग्स हैं इस प्लेनेट पर, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स हो गए, ट्रीज हो गए, उन सब में ये टॉप में है। तो ह्यूमन बीइंग को लेकर इन्होंने ये कहा है कि वो ह्यूमन बीइंग है, लेकिन अदर जो क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें ये टॉप में है और इसमें कॉन्शियसनेस है। स्पिरिट को लेकर इन्होंने कहा है कि स्पिरिट जो है वो भी एक्चुअलाइज होना चाहती है। ह्यूमन बीइंग में स्पिरिट है, वो एक्चुअलाइज होना चाहती है और उसी प्रोसेस में ये आगे बढ़ती है। अब नेक्स्ट है कि ये किससे इम्प्रेस्ड हैं हीगल। तो एक जर्मन पोइट थे हर्डर, जो कि नेशनलिस्ट थे। वो जर्मनी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे। प्लेटो से भी इम्प्रेस थे कुछ, क्योंकि प्लेटो ने भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में थॉट दिया और जो फिलोसॉफिकल किंग या ऐसे किंग की बात कही। एरिस्टोटल भी जैसे साइकिल की बात करते हैं। साइकिल मीन जो कि कैसे फॉर्म चेंज होती है गवर्नमेंट की, 6 साइकिल्स में एरिस्टोटल बात करते हैं। ये भी ऐसे इसी टाइप का डायलेक्ट्रिक मेथड में साइकिल चलाते हैं। हॉब्स का ये कहना है कि स्टेट की सुपरमेसी होनी चाहिए, लेवियाथन, ठीक ऐसा ही इन्होंने दिया है। रूसो ने भी यही कहा है। रूसो की जो जनरल विल की थ्योरी है कि जो जनरल विल का कोई भी आप अगेंस्ट नहीं जा सकते, जनरल विल इज सुप्रीम ऑन द टॉप, ठीक ऐसे ही इन्होंने भी कहा है कि इनका जो है स्टेट है वो भी, उसका भी वायलेशन नहीं हो सकता, वो भी टॉप में है। तो रूसो से इन्होंने इस टाइप का थॉट ले लिया। मॉन्टेस्क्यू ने कहा था सेपरेशन ऑफ पावर, तो इन्होंने भी कहा कि वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है बट लेजिस्लेशन भी वहाँ पर है और एग्जीक्यूटिव भी है और किंग भी है। इनके थॉट से कौन इम्प्रेस हुआ, जिसने क्या किया? बिस्मार्क ने इटली का यूनिफिकेशन किया इनके थॉट से, क्योंकि ये भी चाहते थे। हिटलर, मुसोलिनी ने इन्होंने इनसे ले लिया कि जो स्टेट की सुप्रीमेसी है वो है और स्टेट डिवाइन है, पब्लिक को फॉलो करना चाहिए ऑर्डर, डिमांड्स नहीं करनी चाहिए, बस अपनी ड्यूटीज़ का ओबे करना चाहिए। ग्रीन बोसांके ये भी आइडियलिज्म के फेवर में है। रसेल ने एक बात कही, बर्ट्रेड रसेल ने कहा कि जो 19th और 20th सेंचुरी में जो भी थिंकर हुए हैं यूएसए और यूके में, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इनसे इम्प्रेस ना हुआ हो। अब नेक्स्ट है कि स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड। इनकी नज़रों में स्टेट गॉड का धरती पर, इस अर्थ पर एक इनकारनेशन है, आना है, अवतार है, क्योंकि स्टेट इज एक्चुअलाइजेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जो कॉन्शियसनेस एक्चुअलाइज होती है अपने फुल फॉर्म में, वो स्टेट में ही होती है। और जब कॉन्शियसनेस को इन्होंने गॉड कहा है, तो गॉड का या कॉन्शियसनेस का फुल फॉर्म में आना, वही मार्च कह दिया इन्होंने। और अगर कॉन्शियसनेस या गॉड अगर अपने आप को एक्चुअलाइज करता है स्टेट में, तो वो स्टेट कैसा होगा? एथिकल होगा या नॉन एथिकल होगा? ऑब्वियस बात है, हाई एथिकल ही नहीं, हाईली एथिकल होगा। जनरली हम जो गॉड जैसी जो थॉट्स हैं उनको ह्यूमन बीइंग से हाईली करते हैं। जैसे हम हैं जैसे प्रेजेंट, ह्यूमन बीइंग वो प्रेजेंट, गॉड है ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट। आप है शक्तिमान, वो है ओमनी सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट। आप है दयालु, वो है परम दयालु। हर चीज़ का उनके पास, गॉड के पास हायर डिग्री है। सो इस एंगल से इन्होंने स्टेट को बताया है। एक्सटर्नल स्टेट की थ्योरी भी इन्होंने दी है, वो हमने देख ली है। इन्होंने कहा है कि रेशनल इज़ रियल एंड रियल इज़ रेशनल। ये भी वही थॉट है जो हमने बताया था कि द सीक्रेट वाला, कि जो रेशनल है
वो रियल है, यानी पहले आपके माइंड में कोई आइडिया आता है और वो आइडिया एक मैटर का फॉर्म ले लेता है। तो जो रेशनल है, जो आप सोच सकते हैं, वो वास्तविक हो सकता है। जैसे कि आपको घर पे कोई घर बनाना है, होम बनाना है, या किसी ने ताजमहल बनाया है, तो पहले उसका आइडिया आया होगा ब्रेन में, तब जाके वो ताजमहल या आपका घर बनेगा। आप सोचेंगे कि हाँ हमारा घर बने, इतने स्टोरी का हो, इस स्क्वायर मीटर में हो। तो इनका ये कहना है कि रेशनल इज रियल। फिर जो रियल है, यानी जो भी आप इस धरती पे देख सकते हैं, जो रियल दिख रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई आइडिया है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई आइडिया। जैसे आपने हाथ में फ़ोन ले रखा है, तो उसके पीछे भी किसी न किसी का आइडिया है। आप अगर पानी की बोतल भी हाथ में है, तो उसके पीछे कोई आइडिया है। तो हर चीज़ रियल और रेशनल है। इस एंगल से अब यहीं पर मार्क्स थोड़ा अलग कहते हैं। इनका ये कहना है कि जो रेशनल है वो रियल है। पहले जो आइडिया होता है, उसी की वजह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मैटर बनता है। वही मार्क्स ये कहते हैं कि नहीं, आइडिया से मैटर नहीं बनता, मैटर से आइडिया आता है। जैसे मार्क्स ऐसा नहीं कहेंगे कि जैसे आपने ताजमहल का पहले आइडिया आया, वो ये कहेंगे नहीं, पहले तो चीज़ें बन जाती हैं, उसके बाद चीज़ों के प्रति एक कॉन्शियसनेस आती है, उसका आइडिया आता है। ऐसा मार्क्स का कहना है। इसीलिए वो कहते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है, वो जो वर्किंग क्लास है उनमें से सेल्फ से ही आएगी, बाहर से इंजेक्ट करने की नीड नहीं है। वहीं ग्रामसी वगैरह जो कहते हैं कि नहीं, जो सिविल सोसाइटी है, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो देंगे। लेनिन का कहना है कि पार्टी के वर्कर्स कॉन्शियसनेस को इंजेक्ट करेंगे। वहीं मार्क्स का कहना है कि नहीं, कॉन्शियसनेस तो सेल्फ से ही आती है, मैटर से ही आ जाती है। मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है तो चीज़ें भी बाकी चेंज होती है। तो ऐसा मार्क्स का कहना था। तो मार्क्स का ये कहना था कि जैसे आप पहले धरती में कुछ चीज़ें देखते हैं, तभी आपके पास ताजमहल बनाने का आइडिया आएगा कि ऐसे मकान होते हैं। यानी अगर सपोज करो आप मंगल ग्रह पे रह रहे हैं, तो क्या आपके अंदर ताजमहल बनाने का आइडिया आ जाएगा क्या, बताओ? क्योंकि पहले आप कहीं ताजमहल या उससे मिलती जुलती जो इमारतें, बिल्डिंग्स देखेंगे, तभी आप सोचेंगे कि इससे ऐसा कुछ बनाया जा सकता है। तो मार्क्स का कहना था कि पहले आप मैटर आता है पहले, और मैटर से आइडिया निकलता है। वहीं हीगल का कहना नहीं, बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, इंसान के दिमाग में ही सब चीज़ें हैं, कॉन्शियसनेस में ही सब चीज़ें बनी हुई हैं, बाहर तो बस वो मैटर का फॉर्म लेती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सो इनका यही कहना था कि आइडिया कैन एक्चुअलाइज इन थिंग्स, एवरी ऑब्जेक्ट हैव एनी आइडिया बिहाइंड इट, बट मार्क्स वाज गेव ए डिफर आइडिया, डिफर थॉट। स्लेवरी के ऊपर हमने बात कर ही ली है कि स्लेवरी से कब गेट रिड हो सकता है एक स्लेव, जब नॉलेज आ जाएगी, जब सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा, जब नेचर की नॉलेज आ जाएगी, और जब वो फियरलेस फील करेगा। अगर वो इन सब चीज़ों को इनकलकेट कर ले और फियरलेस हो जाए, तो वो ह्यूमन बीइंग बन सकता है। और यहीं से मार्क्स ने भी अपनी थ्योरी का आइडिया लिया कि जो क्लास कॉन्शियसनेस और क्लासलेस सोसाइटी का आइडिया इसी से आया। लिंक आपके समझ में आ गया होगा कि स्लेवरी से कैसे मार्क्स ने लिंक किया है। हालांकि एरिस्टोटल ऐसा नहीं मानते, वो तो स्लेव को इतने समझदार नहीं मानते, लेकिन हीगल थोड़ा राइट्स देते हैं, इसीलिए इनको एक हल्का सा गुड राइटर भी मान सकते हैं कि इन्होंने ह्यूमैनिटी को एक इक्वल लेवल दिया।